नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों को तो जीत मिली। आंदोलन के बाद 3 नए कृषि कानूनों को लेकर पिछले 1 साल में आंदोलन और आंदोलन की आड़ में न जाने कितनी सियासत हुई, लेकिन अब आंदोलन थमने की उम्मीद है। शुक्रवार सुबह पीएम मोदी ने देश के सामने आकर एक झटके में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। किसानों को नहीं समझा पाने की दलील दी और पीएम के इस ऐलान को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन 1 साल से चल रहा किसानों का आंदोलन अब थमने के आसार हैं। लेकिन क्या सियासत भी अब थमेगी? किसान तो जीत गया, सियासत कब हारेगी? शुक्रवार सुबह पीएम मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन और आंदोलन की आड़ में हो रही सियासत और चुनावों से ठीक पहले कानून वापसी का ऐलान। पीएम ने कानून वापसी के पीछे वजह बताया कि किसानों को इस कानून के बारे में समझा नहीं पाए। देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पीएम मोदी की घोषणा का असर बिहार और झारखंड के सियासी गलियारों में भी नजर आया।
उपचुनाव के बाद से मीडिया से दूर रहने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सामने आए और प्रदेश में, पंजाब में चुनाव महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। ये चुनाव होने जा रहा है तो सारा किसान देश का एक है, पंजाब के किसान एक हैं और हरियाणा के किसान सब एक हैं, बिहार के सारे जगह। अब एक घबरा करके देखा कि देश किसानों का है, किसानों का देश है। अब ये बात चलेगी नहीं, ये हारने के कगार पर ये लोग हैं, इसलिए इस बात को उन्होंने घोषणा किया है। वहीं पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान के बाद सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ भी मची। सबकी जुबान पर किसानों की तो जीत था, लेकिन साथ में अपनी पार्टी और अपने नेता का नाम लेना नहीं भूलते। कांग्रेस ने तो बाकायदा जश्न मनाना शुरू कर दिया। किसान की एकता, हम राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं। आज भी उनका ट्वीट चल रहा है कि मार्क माय वर्ड, ये बात ध्यान रखिए मेरी, कि मोदी जी को मजबूर होकर वापस लेना पड़ेगा। और मोदी जी को मजबूर होकर वापस लेना पड़ा जब बीजेपी के नेताओं को पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में घुसने नहीं दे रहा। उनके अपने राज्यपाल कह रहे थे कि आप घुस नहीं सकते हैं बीजेपी के नेता गांवों में, ये हालत है। कि हम किसान लोग, जिसमें कोई एक पार्टी का नेता नहीं था, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये संपूर्ण देश के किसान लड़ रहे थे, इस बात को रख रहे थे। झारखंड में भी कृषि कानूनों की वापसी पर बयान आने लगे। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव के लिए लिया गया फैसला बताया तो बीजेपी ने स्वागत किया और हेमंत सरकार पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले गला दबाओ, गला दबाने के बाद भी ना मरे तो गले लगाओ, और ये बताने का प्रयास हो कि हम आपके हितैषी। कुछ लोग जिस ढंग से आंदोलन पर अमादा और सड़कों पर लोग बैठे हुए थे, तो एक छोटी सी समूह का भी ख्याल रखते हुए देश के प्रधानमंत्री उन कृषि कानूनों को वापस लिया है। अंततः अब झुके, जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई। बहरहाल किसानों के नाम पर 1 साल से चल रहे आंदोलन अब थमने की उम्मीद है, लेकिन सवाल है कि क्या किसानों के नाम पर सियासी घमासान थमेगा? किसान तो जीता, सियासत कब हारेगी? ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा समझिए, जिन कृषि कानूनों के वापस लेने के बाद इतनी बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, और जिन 3 नए कृषि कानूनों को लेकर इतना बवाल हुआ, 1 साल से आंदोलन चल रहा है, वो कृषि कानून है क्या? क्योंकि कृषि कानून को समझा नहीं पाए, ये बार बार पीएम मोदी ने कहा। किसानों को, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, तो वो क्या कृषि कानून बाकी देशवासी भी समझ पाए? आपको भी समझना जरूरी है वो कृषि कानून है क्या, क्या प्रावधान है, तभी आप भी बेहतर फैसला ले पाएंगे। तो कृषि कानून, 3 नए कृषि कानून। पहला कानून, बारी बारी से हम तीनों कानून के बारे में बताते हैं। पहले कानून का नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। क्या क्या प्रावधान है? पहला प्रावधान, किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी के रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। दूसरा प्रावधान, किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है। तीसरी बात, इसमें मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात, ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। चौथी बात, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात की गई है। ये पहला कानून। अब दूसरा कानून क्या है? 3 कानून है, तो दूसरे कानून की बात कर लेते हैं। वो क्या है ये भी समझिए। दूसरे कानून का नाम है कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। अब इसमें क्या प्रावधान है समझिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, किसान कृषि व्यापार करने वाले व्यापारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, व्यापारी मतलब निजी कंपनियां या अन्य जो रिसोर्सेज हैं
अन्य फर्म हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। तीसरी बात इसमें है ये कि 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। चौथी बात, बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है, यानी प्रायोजक ही उस खतरे को निपटेंगे, किसानों पर असर नहीं होगा। पांचवी बात, अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छठी बात, इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर, बिचौलियों को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकते हैं, यानी बिचौलिया खत्म हो जाएगा। सातवीं बात, किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात कही गई है। तीसरा कानून, 2 कानून को आपने समझा, तीसरा कानून क्या कहता है? तीसरे कानून का नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इस कानून के मुताबिक अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू को। इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। इसी प्रावधान पर ज्यादा ऐतराज भी था किसानों को। चौथी बात, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा। पांचवी बात, ये किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद करेगा। छठी बात, प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और किसी फसल के नुकसान में कमी आएगी। ये 3 नए कानून जो लागू किए गए पिछले साल और जिसका विरोध हुआ, और अब उन कानूनों को वापस लेने की बात कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि कानून के बारे में हम समझा नहीं पाए, हमने आपको वो कानून में क्या प्रावधान है आप तक रह के, आप कितना समझते हैं वो आप तय कीजिए और इस बारे में बेहतर फैसला आप लीजिए। लेकिन सवाल है कि भाई कृषि कानूनों का विरोध हो क्यों रहा था, आंदोलन हो क्यों रहा था, किन बातों पर ऐतराज था, ये भी समझिए। विरोध के पीछे तर्क क्या था? तो पहला तर्क ये था कि राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वे मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो मंडियों से बाहर किसान खरीद बिक्री करेंगे, तो मंडी फीस जो राज्य वसूलते हैं वो फीस नहीं जा पाएगा। दूसरा तर्क जो था विरोध में, कृषि व्यापार मंडियों के बाहर जाने से कमीशन एजेंटों का क्या होगा, बिचौलियों का क्या होगा। तीसरा विरोध था कि धीरे धीरे एमएसपी के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी, यह आशंका जताई गई, विरोध के पीछे तर्क दिया गया। चौथा तर्क ये दिया गया कि मंडी ढांचे की तरह बनी ई-नैम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का आखिर होगा क्या। पांचवा तर्क ये दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान प्रायोजक मतलब निजी कंपनियां, फर्म, इनसे खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर होगा, ज्यादा मोल भाव नहीं कर पाएगा। छठा तर्क यह दिया गया कि छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक यानी निजी कंपनियां उनसे सौदा करना पसंद न करें, छोटे किसानों से सौदा न करें और उनकी हालत खराब हो जाएगी। सातवां तर्क विरोध में यह दिया गया कि किसी विवाद की स्थिति में जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त होगी, यानी निजी कंपनियों की बढ़त होगी। आठवां तर्क यह दिया गया कि असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि भंडारण की छूट, मनचाहे भंडारण की छूट मिलेगी निजी कंपनियों को, तो कीमतों में जब मर्जी चाहे भंडारण कर बढ़ावा दे सकती है कंपनियां। बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। 9वीं बात, इस पर भी विरोध था। 10वीं बात, कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। ये लबोलुबाब यही हमेशा विरोध में यही कहा जाता रहा है कि भाई ये पूंजीपतियों के हाथ में किसानों के खेत चले जाएंगे, पूंजीपतियों के हाथ में कृषि क्षेत्र चले जाएंगे, और इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। अब जरा इन कृषि कानूनों के विरोध के बाद अब हम आपको समझाते हैं कि बिहार में इन कृषि कानूनों को लेकर सियासत हुई, बिहार में भी, और कृषि कानूनों को लेकर बयानबाजी हो रही है,
कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी बयानबाजी हो रही है। जिस कृषि कानून से एपीएमसी खत्म होने की बात कही गई, मंडी सिस्टम खत्म होने की बात कही गई, उस बिहार में तो मंडी सिस्टम 2006 से ही खत्म है, 15 साल से खत्म है। सवाल है कि उस बिहार में फिर सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि जिस बिहार में कृषि कानून का विरोध हो रहा है, उस तरह के कृषि कानून तो बिहार में 15 साल से लागू है। ये भी आप समझिए कि 15 साल पहले जिस बिहार में नए कृषि कानूनों के खिलाफ बयानबाजी होती रही और पीएम के ऐलान पर आज खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, अबीर गुलाल लगाया जा रहा है, उस बिहार में तो इस तरह का कानून 15 साल पहले साल 2006 से ही लागू है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इसका जिक्र करते हुए बहुत पहले नए कृषि कानूनों की तारीफ की थी। शायद यही वजह है कि कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर बेहद नपे-तुले अंदाज में सीएम ने प्रतिक्रिया दी। नए कृषि कानूनों में एपीएमसी खत्म कर मंडी सिस्टम खत्म करने का प्रावधान है, जबकि बिहार में 15 साल पहले ही मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया था। साल 2005 में सीएम बनने के 1 साल बाद ही नीतीश ने एपीएमसी खत्म कर दिया था। कृषि कानूनों में मंडी से बाहर बेचने का प्रावधान 2006 से ही बिहार में लागू है, जिसके बाद किसानों को मंडी से बाहर उत्पाद बेचने को लेकर आजादी है। वहीं पैक्स का गठन किया गया और पैक्स के जरिए बिहार में अनाज खरीद का प्रावधान किया गया। यानी जिस बिहार में मंडी सिस्टम खत्म करने के कृषि कानूनों पर सियासी हाई तौबा मची है, उस बिहार में तो 15 साल से मंडी सिस्टम खत्म है, लेकिन 15 साल में एक बार भी हाई तौबा नहीं मची। जबकि इस दौरान नीतीश के साथ आरजेडी ने भी 1.5 साल तक शासन किया और इस दौरान आरजेडी कोटे से ही कृषि मंत्री और सहकारिता भी मंत्री रहे थे। तो अंदाजा लगाइए कि सियासत होती रही और सियासत लोग चमकाते रहे, लेकिन बिहार में तो इस तरह के कानून पहले से ही लागू हैं। ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस मंडी सिस्टम बिहार में जो खत्म हुआ है और अगर नया कृषि कानून लागू होता है तो उसका असर किसानों पर कितना पड़ता है, ये समझने के लिए बिहार एक बेहतर उदाहरण है। तो मंडी सिस्टम 15 सालों से खत्म है बिहार में, तो उसका असर किसानों पर, बिहार के किसानों पर कितना पड़ा है, क्या हालात सुधरी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान पीएम मोदी ने किया और इसके बाद सवाल यह है कि जिन कृषि कानूनों का जिक्र यहां पर हो रहा है, वैसे कानून तो बिहार में पहले से लागू हैं। मंडी सिस्टम खत्म करने की बात इस कृषि कानून में है, तो मंडी सिस्टम खत्म होने का असर कितना होता है किसानों पर, क्या कोई बदलाव होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए बिहार आपको आना होगा। बिहार में समझिए, क्योंकि 15 साल से यहां मंडी सिस्टम खत्म है। 2006 में ही मंडी सिस्टम खत्म हो गया था। तो क्या बिहार के किसानों की जिंदगी बदली? आखिर मंडी सिस्टम खत्म होने से 15 सालों में बिहार के किसानों की हालत में कितना सुधार हुआ? जवाब में आज भी यही तथ्य है कि बिहार के किसान आज भी देश में बाकी राज्यों के किसान के मुकाबले सबसे गरीब हैं। तो समझने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की सर्वे रिपोर्ट पर नजर डालिए। हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने 77वें राउंड के सर्वे की रिपोर्ट जारी की। 2018-19 के खरीफ और रबी मौसम के दौरान सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक सभी स्रोतों से कृषि परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपए है देश में। 2012-13 के दौरान 6,426 रुपए से बढ़कर 2018-19 में 10,218 रुपए हुई देश भर में। 6 साल में किसानों की आमदनी देश में 6 से 8% की बढ़ोतरी हुई। किसानों की औसत मासिक आय मेघालय, पंजाब, हरियाणा में सबसे अधिक है, लेकिन झारखंड, बिहार, ओडिशा में किसान सबसे गरीब हैं। मेघालय में किसानों की औसत मासिक आय 29,348 रुपए है। पंजाब में किसानों की औसत मासिक आय 26,701 रुपए है। हरियाणा में किसानों की औसत मासिक आय 22,841 रुपए है, जबकि बिहार में किसानों की औसत मासिक आय सिर्फ 7,542 रुपए है। झारखंड में इससे भी कम किसानों की औसत मासिक आय है 4,895 रुपए। सीमांत किसानों के मामले में यह आमदनी और कम हो जाती है और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितनी आमदनी कम होगी किसानों की, क्योंकि बिहार में तो 91.2% किसान सीमांत ही हैं, यानी छोटे जोत वाले। किसानों की आमदनी खेती पर पूरी तरह से यहां निर्भर भी नहीं है। बिहार झारखंड के किसानों की आय का 35% हिस्सा मजदूरी से है। आय के स्रोत के रूप में पशुधन पर भी निर्भरता बहुत अधिक है, यानी गाय भैंस पालते हैं। और आज भी तथ्य यह भी है कि पंजाब हरियाणा में मजदूरी के लिए पलायन
को किसान बिहार के मजबूर होते हैं। यानी मंडी सिस्टम खत्म होने से भी बिहार का कोई ज्यादा भला नहीं हुआ, बिहार के किसानों की जिंदगी में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। लेकिन एक तथ्य और भी है, आगे एक तथ्य हम आपको और बताने जा रहे हैं कि बिहार के लिए एक सकारात्मक खबर ये है जरूर इसमें कि बिहार में 6 साल में किसानों की आय दोगुनी भी हुई है। एक सकारात्मक खबर ये भी है इस एनएसओ के सर्वे के मुताबिक 2012-13 में बिहार में किसानों की आय 3,558 रुपए थी। 2018-19 में बिहार में किसानों की आय बढ़कर 7,542 रुपए हुई। यानी बिहार के किसानों की सालाना आमदनी में 13.34% की बढ़ोतरी हुई, जबकि झारखंड में किसानों के औसत मासिक आय में सिर्फ 0.61% की बढ़ोतरी हुई। 2012-13 में 4,721 रुपए झारखंड में किसानों की आमदनी थी, जो कि 2018-19 में 4,895 रुपए हुई। पंजाब जैसे राज्य में भी किसानों की आय में बढ़ोतरी की रफ्तार बहुत कम रही, 6.73%। वहीं ओडिशा में 0.45% और अन्य राज्यों का औसत 8% रहा। यानी बिहार में मंडी सिस्टम खत्म करने के फैसले का असर बिहार के किसानों की जिंदगी में आप कह सकते हैं कुछ खास बदलाव भी नहीं लाया, लेकिन बदलाव लाने की उम्मीद भी दिखा रहा है। इसलिए भी अब बेहतर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मंडी सिस्टम खत्म होने का असर कितना होता है और इन कृषि कानूनों का असर किसानों पर कितना पड़ सकता है और इसका विरोध कितना जायज है या इसका समर्थन कितना जायज है, ये आप तय कीजिए। लेकिन नए कृषि कानून के वापस लेने से आंदोलन तो थमेगा, सियासत कब थमेगी ये पता नहीं। आप देख रहे थे बात सपाट। नमस्कार।